तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट एंड हाउ इज इट अचीव्ड। तो एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट मींस क्या होता है, टू इंक्रीज इट्स एब्जॉर्बिंग पावर, उसकी एब्जॉर्बिंग पावर को बढ़ा दो। तो जितना एब्जॉर्बिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, वो उतना अच्छा एब्जॉर्बेंट हो जाएगा। दूसरा है, इसको अचीव कैसे करना है, तो देर आर थ्री वेज। फर्स्ट, टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस। सेकंड इज टू मेक इट्स सरफेस रफ। और थर्ड वन इज टू डिजॉर्ब द एडजॉर्ब गैस। जो पहले से एडजॉर्ब गैस है उसको हटा दो ताकि ज्यादा से ज्यादा एडजॉर्प्शन हो सकता है। तो ये हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। आप प्रीवियस ईयर को मैं शेयर करूंगा आपको पेपर भी, क्वेश्चन। तो ये लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज एडजॉर्प्शन प्ले इन हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। तो एडजॉर्प्शन का क्या रोल है। देखो, एडजॉर्प्शन से क्या होता है, प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मैंने कहा था आपको कि पहले ये एडजॉर्बेंट ले लिया आपने, तो पहला स्टेप क्या था आपको बताया था मैंने कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। जैसे मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को इसमें पास किया, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसे पास किया, फिर ये एडजॉर्ब हुआ, तो एडजॉर्प्शन हो गया इसमें। अब एडजॉर्प्शन के बाद क्या होती है, इसके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो किसकी वजह से हो रहा है वो, एडजॉर्प्शन की वजह से तो हो रहा है। जब गैस एडजॉर्ब हुई तभी तो इसके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन के बाद ही तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये एडजॉर्प्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आपने कि एडजॉर्प्शन क्या काम कर रहा है, कि जो एडजॉर्बेट है, ये गैसेस होती है, इसको पहले क्या करेगा, एडजॉर्ब कराएगा सरफेस में, इसके कैटलिस्ट के। जैसे हम लेते प्लेटिनम कैटलिस्ट या निकल कैटलिस्ट, तो उसके सरफेस में एडजॉर्ब कराता है, फिर केमिकल रिएक्शन होती है, और फिर फाइनली क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है। तो ये प्रोडक्ट किसकी वजह से बना, एडजॉर्प्शन की वजह से। तो ये इसका रोल है। अगर एडजॉर्प्शन नहीं होता तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड नहीं होता इस मेथड के थ्रू। ठीक है, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के थ्रू। तो इसमें एडजॉर्प्शन का ही मेन रोल है। एडजॉर्प्शन किस में हो रहा है, पहले रिएक्टेंट में हो रहा है, और रिएक्टेंट में होने के बाद क्या होगा, देखो पहले रिएक्टेंट का क्या हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ। एडजॉर्प्शन होने के बाद इन्होंने क्या किया, आपस में केमिकल रिएक्शन करी। केमिकल रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट बना, और हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। इसीलिए एडजॉर्प्शन का क्या है, मेन रोल है इसमें। तो ये है रोल ऑफ एडजॉर्प्शन। आया समझ में। यही होता है जब आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं तो उसमें स्पेसिफिक रीजन देना पड़ता है हमें। अब है 5.8, एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, क्यों। इसका मैंने आपको पहले भी रीजन बताया है कि एक्सोथर्मिक क्यों होता है, क्योंकि रिएक्शन है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब आपने ये लिखा भी था कि ये नेगेटिव होता है, और डेल जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, इसका आंसर बता रहे हो। हाँ, श्रुति ने सही बताया कि जो डेल जी होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि एडजॉर्प्शन कैसी प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस जहां पे भी होगा डेल जी की वैल्यू हर हमेशा नेगेटिव होगी। और डेल एस नेगेटिव है क्योंकि आपने गैस की रेंडमनेस खत्म कर रहे हो। तो डेल एच बी क्या होना चाहिए, इसकी मजबूरी है, ये नेगेटिव ही होना चाहिए, और नेगेटिव होगा तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये इसका रीजन है, ध्यान रखना। तो मेन आपको आंसर इस टर्म्स में देना पड़ेगा, इसे वैसे लिखोगे तो सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है इसके पास। अगर ये डेल एच प्लस हो जाएगा सपोज, तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी, और एडजॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, जो होता नहीं है, क्योंकि एडजॉर्प्शन तो हर एक के साथ हो सकता है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5.9, हाउ आर कोलाइडल सॉल्यूशन क्लासिफाइड। देखो, फिजिकल स्टेट के बेस पे मैंने आपको बताया था, सॉल है, जेल है, इमल्सन है, ठीक है, फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। ये आपको मैं लर्न भी करवा देता, पर अभी थोड़ा पहले मैं पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ।
आपको जो चीज याद करवानी है वो मैं आपको याद भी करवा दूंगा साथ साथ, ठीक है। इससे ट्रिक होती है सबकी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है बस, और कुछ नहीं होता। तो ये फॉर्म हो गया, सॉलिड फॉर्म हो गया, सॉल हो गया, जेल हो गया, इमल्सन हो गया। तो ये 7 होते हैं, ठीक है। तो इसको बताया था मैंने किसके साथ सॉलिड और किसके साथ लिक्विड है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिस्कस द इफेक्ट। अभी हमने इफेक्ट में डिस्कस किया हुआ था, देखो। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, यानी फिजिकल की बात कर रहा है ये, गैसेस ऑन सॉलिड। अब मुझे बताओ, अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो बताओ ये एडजॉर्प्शन कम होगा या ज्यादा होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। हाँ, श्रुति राइट आंसर है। और इसके अलावा फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, विद इंक्रीज द प्रेशर फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर जितना ज्यादा दोगे उतना फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा है, अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज। हाँ, श्रुति राइट आंसर। और कोई आंसर? ये तो बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं कि अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है और अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, क्योंकि गैस ज्यादा एडजॉर्ब होंगी। और अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होना चाहिए, अभी हमने फैक्टर्स में भी पढ़ा था, ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गैसेस दूर भागेंगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी गैसेस की। तो इसकी वजह से क्या होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो ये है आपका आंसर 5.10। अब है 5.11, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट किसे कहते हैं। देखो, लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट और फिलिक मीन्स होता है लविंग या अट्रैक्टिंग, यानी कि इसकी किसके साथ अच्छी होती है, अफेक्शन। फिलिक मीन्स लविंग या अफेक्शन होता है जो। तो जो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, इसके बीच में बहुत बढ़िया अट्रैक्शन होता है, जिससे बहुत जल्दी क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्ट बना देते हैं, उसे कहते हैं लायोफिलिक सॉल्ट। जैसे ही आपने क्या किया, सॉल्यूट को सॉल्वेंट पे मिक्स किया, वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, तो उसे कहते हैं लायोफिलिक, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अफेक्शन होता है वो अच्छा होता है, ग्रेट अफेक्शन, ग्रेट एफिनिटी बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और फोबिक मीन्स होता है हेटिंग, यानी ये जो होते हैं वो सॉल्वेंट को हेट करते हैं, ठीक है, हीटिंग करेंगे। तो इसको अगर आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाओगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो उसे कहते हैं लायोफोबिक सॉल्ट। तो इसको हम स्पेशल मेथड से बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, लायोफिलिक के और लायोफोबिक के। किसी को पता है कोई एग्जाम्पल लायोफिलिक और लायोफोबिक के? लायोफिलिक के एग्जाम्पल, लायोफिलिक के एग्जाम्पल हैं जैसे जिलेटिन हो गया, जिलेटिन, स्टार्च हो गया, ठीक है, गम हो गया, सॉल ऑफ गम। तो ये किसके एग्जाम्पल होगी? हाँ, सही बताया श्रुति। और अगर लायोफोबिक हो गए तो लायोफोबिक के लिए कौन सा है, लायोफोबिक के लिए है ये आर्सेनिक सल्फाइड, जो हमने उसमें बनाए थे मेथड्स वाले में। FeOH का होल थ्राइस है, ठीक है, AlOH का होल थ्राइस है, जितने हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सब फोबिक के एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो, वाई आर हाइड्रोफोबिक सॉल्ट इजिली कोगुलेटेड, ये जल्दी से कोगुलेट क्यों हो जाते हैं? देखो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ध्यान रखना, हाइड्रो कहीं पे भी आ गया वो हो गया वाटर। और फोबिक मीन्स होता है हीटिंग, यानी जिसकी वाटर के साथ अच्छी नहीं बनती है, हीटिंग। तो इस केस में क्या होगा कि ये बहुत जल्दी कोगुलेट क्यों हो जाते हैं, इजिली कोगुलेट क्यों हो जाते हैं? तो इजिली इसलिए कोगुलेट हो जाते हैं क्योंकि इसकी तो बन ही नहीं रही आपस में। अगर आपने थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया इसमें तो वो क्या करेगा, इससे कोगुलेट कर देगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ध्यान रखना, ये अनस्टेबल होते हैं।
ये जबरदस्ती बनाए वाले हैं। ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हमने क्या है, जबरदस्ती बना के रखा है, क्योंकि इन दोनों की आपस में तो बन ही नहीं रही है, तो हमने इसको चार्ज को डेवलप किया हुआ है। तो ये हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, लायोफोबिक या हाइड्रोफोबिक, ये अनस्टेबल होते हैं। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट अगर इसमें मिक्स हो गया तो ये बहुत जल्दी कोगुलेट हो जाते हैं, यानी प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बिकॉज ऑफ अनस्टेबल, अनस्टेबल होने की वजह से क्या होते हैं, ये बहुत जल्दी वो बन जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं। क्लियर हुआ? और इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अच्छा अफेक्शन भी नहीं होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5.12। डिफरेंशिएट बता रहे हैं आपको मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड्स में। तो तीन तरीके के आपको कोलाइड्स बताए थे, मल्टी और मैक्रो और एसोसिएटेड कोलाइड। तो सबसे पहले इसकी डिफाइन लिख देना है। देखो मल्टी का मतलब क्या होता है कि जब स्मॉल पार्टिकल आपस में कोलाइड होंगे और किस रेंज में आ जाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में आ जाएंगे, तो उसे कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मैक्रो का मतलब बड़ा, जब लार्ज पार्टिकल्स होगा जो, वो किसी सुटेबल सॉल्वेंट के साथ आप मिक्सअप करोगे और कोलाइडल पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा, तो उसे कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। और एसोसिएट का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट लो कंसंट्रेशन होता है, तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेकिन जैसे आपने हाई कंसंट्रेशन करी तो ये एग्रीगेट्स हो जाते हैं, आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। एग्रीगेट होने के बाद कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाते हैं, यानी कोलाइडल पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं। इसे कहते हैं हम एग्रीगेशन को मिसेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डिफाइन हो गई। इसके बाद है इसका मोलर मास। अब देखो इसका जो मोलर मास होगा, मोलर मास किसका, मल्टी का, वो तो बहुत कम होगा क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या हो गया, वेरी लेस हो जाएगा। और ये बड़ा पार्टिकल है तो इसका हाई होता है, और ये भी क्या होगा, लगभग इसका लगभग हाई ही होता है। ठीक है, तो जब ये कोलाइडल पार्टिकल एग्रीगेट करके बनाएगा तो इसका जनरली हाई हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और एसोसिएटेड कोलाइड में कौन से आते हैं, सॉफ हो गए, डिटर्जेंट हो गए, ये इसमें आ जाएंगे। और इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको सारे बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5.13। देखो इसको याद करना अब आपका एम है, क्योंकि इसमें लिखने का आएगा आपके पास, तो उसके लिए लैंग्वेज भी होनी जरूरी है। व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम के आपको मैंने डिफाइन बताई थी। एंजाइम क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजिनस क्यों, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेंगे, यानी हमारी बॉडी में काम करते हैं, बस ये बॉडी के बाहर काम नहीं करते। बायो मीन्स प्लांट या एनिमल्स, कहीं पे भी ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेंगे, तो उसे कहते हैं हम एंजाइम्स। और आपको पता है कि इसकी एफिशिएंसी 10⁸ से 10⁻20 टाइम्स होती है, यानी जो हमारी बॉडी से बाहर जो प्रोसेस 30 ईयर्स से 40 ईयर्स होगा, वो हमारी बॉडी में विद इन मिनट्स हो जाता है, सेकेंड या मिनट्स में हो जाता है। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा होती है। और वो कह रहा है मैकेनिज्म बताओ। मैकेनिज्म के लिए क्या याद रखना है, देखो एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये ठीक है, इंटरमीडिएट टाइप का होता है। अब ये क्या करता है, जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा सेकेंड स्टेप में। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है कि अब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी डिसोसिएशन हो जाता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है जो 3 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में एंजाइम कंबाइंड होगा सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट मतलब जो कंपाउंड हम जिससे कंबाइन करवा रहे हैं, और ये बना देता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फिर ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, अब एंजाइम का काम क्या है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलना,
रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना। तो ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा। अब इसने अपना काम खत्म कर दिया, अब डिजॉर्प्शन हो जाएगा। तभी मैंने कहा था आपको डिजॉर्प्शन भी जरूरी है। अब यहाँ से दोनों क्या डिसोसिएट हो गया, अलग अलग हो गए, ये प्रोडक्ट बन के अलग हो गया। फिर एंजाइम दोबारा किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, फिर ये प्रोसेस चलती चली जाएगी। ठीक है, तो ये है एंजाइम की मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन नंबर 5.14, कोलाइड को क्लासिफिकेशन करना। ये तो मैंने तीनों क्लासिफिकेशन आपको बताए हुए हैं। फिजिकल स्टेट में सॉल, जेल, इमल्सन, फोम, ये सब हैं आपके पास। नेचर में अभी किया था मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर, एसोसिएटेड कोलाइड। इंट्रैक्शन में था लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, तो ये है 5.14। इसमें कोई डाउट किसी को? बताओ। अगर आपको भी याद कराना है तो उसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा। उसको मैं एक दो क्लास और लूंगा तो आपको याद हो जाएगा सब। फिर मेरा काम क्या पूछने का रहेगा। फिर आपको फिर जहाँ पे नहीं होगा वहां करेक्ट करना है। ठीक है, आपको लगता है कि रिवीजन करना है तो रिवीजन भी हो जाएगा, और लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आते हैं, देखो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्यादा प्रीफर होते हैं इसमें। 5.15 एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है रीजनिंग टाइप का। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व। पहला, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसे कोई बता सकता है इसे क्या बोलते हैं? जैसे मैंने बीम ऑफ लाइट को पास कराऊंगा कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो क्या होगा? ये क्वेश्चन है इसमें, बताओ। हाँ सही कहा श्रुति। और इसके अलावा, जैसे बीम ऑफ लाइट को अगर हम पास कराते हैं इससे कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो क्या होगा? बीम ऑफ लाइट को पास कराएंगे हम कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये है आपका टिंडल इफेक्ट। हाँ, नो स्कैटरिंग। स्कैटरिंग किस केस में नहीं होगी? अगर ट्रू सॉल्यूशन होगा तो। लेकिन अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होता है? स्कैटरिंग हो जाती है। तो टिंडल इफेक्ट होता है यहाँ पे, देखो। तो वो क्या कह रहा है? व्हाट इज ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? अगर आपने बीम ऑफ लाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन से पास किया तो उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो लाइट है स्कैटर्ड हो जाएगी, और स्कैटर होने से क्या होगा? जो पाथ है लाइट का वो पूरा ल्यूमिनस हो जाएगा, चमकने वाला हो जाएगा। पूरा का पूरा पाथ क्या हो जाएगा? ल्यूमिनस हो जाएगा। आपको दिखेगा ये पूरा चमकता हुआ दिख रहा है लाइट। और चमक किस वजह से चमक रहा है? टिंडल इफेक्ट की वजह से। टिंडल ये कहता है जैसे आपने लाइट पास करी, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं ये इस लाइट को क्या करते हैं? स्कैटर कर देते हैं। अब लाइट स्कैटर होगी तो पूरा का पूरा ल्यूमिनस पाथ हो जाएगा, आपको चमकता हुआ रास्ता नजर आएगा पूरा। ठीक है, तो पाथ बिकम्स ल्यूमिनस। याद रहेगा? बस एक एक चीज याद रखनी। क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? पाथ बिकम्स लुमिनस। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो पहले का आंसर ये हो गया। सेकंड देखो, एन इलेक्ट्रोलाइट NaCl इज एडेड टू हाइड्रेटेड फेरिक सल्फाइड ऑक्साइड सोल। यानी ये क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन में NaCl डालेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट डालने से क्या होगा? आपने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डालने से क्या होगा? वो कोगुलेट हो जाएगा। कोगुलेशन में क्या होता है? कोगुलेशन में यही तो होता है। कोगुलेशन का मतलब प्रेसिपिटेशन करना। तो प्रेसिपिटेट कैसे करते हैं? कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो चार्ज होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन आपको पता है चार्ज होता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है और इसमें मैंने NaCl मिलाया, तो ये प्लस चार्ज इसको क्या करेगा? न्यूट्रल कर देता है। जो जैसे मैंने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया वो उसके चार्ज को क्या करेगा? न्यूट्रल कर देता है, और न्यूट्रल करने से क्या हो जाएगा? PPT बन जाता है। उसी को हम यहाँ पे कहते हैं कोगुलेशन। तो कोगुलेशन फॉर्म्ड होता है। ठीक है, कोगुलेशन हो जाता है, यानी कोगुलेट फॉर्म्ड होता है या PPT फॉर्म्ड होता है।
कब? जब हमने NaCl को हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट में मिलाया, और ये सॉल्ट मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो जब भी आप कोलाइडल सॉल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइट को मिलाओगे तो हर हमेशा कोगुलेशन फॉर्म हो जाएगा, यानी पीपीटी बन जाएगी, उसका प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। ठीक है, और क्यों होगा? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल चार्ज होते हैं। अब नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज सॉरी, अगर ये नेगेटिव है तो प्लस वाला उसे न्यूट्रलाइज करेगा, अगर ये प्लस है तो उसको माइनस वाला ये न्यूट्रलाइज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका चार्ज खत्म हो गया और वो पीपीटी बन जाता है। तभी तो जो लायोफोबिक होते हैं वो इजिली कोगुलेट हो जाते हैं, क्योंकि वो चार्ज वाले होते हैं। ठीक है, और ये थर्ड है, देखो, द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर आपने कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ये देखो, ये है आपके पास, इंस्ट्रूमेंट भी बता देता हूँ आपके पास, ये था में प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रोड है। अब मैंने यहाँ पे रख दिया कोलाइडल सॉल्यूशन, बताओ अब इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा मैं तो क्या होगा? वो कह रहा है व्हाट इज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे आप इससे? हाँ सही कहा अंबिका, वेरी गुड। और इसके अलावा क्या होगा अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से पास करी, इस पार्टिकल के साथ क्या होगा? सोचो जरा। आप लोगों को क्या करना है, अब मैं आपसे पहले पूछ लूंगा एक बार, ठीक है? तो इसमें मुझे सारे आंसर देने हैं। आज इसको दोबारा देखो, जो मैंने बताया आपको, और ये मुझे कल दोबारा रिप्लाई करो, ठीक है? तभी आपको याद होगा। जैसी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास होगा कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, मूव करेंगे। कहाँ? अपोजिटली चार्ज की तरफ। अगर ये प्लस वाला होगा तो माइनस के लिए अप्रोच करेगा, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करना, वैसे कोलाइडल पार्टिकल क्या होगा, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस की तरफ मूव करेगा, अगर ये माइनस है तो प्लस की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो वो होगा। तो ये कह रहा है क्या होगा, क्या ऑब्जर्व करोगे आप? तो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करेंगे तो क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल्स किधर मूव करेंगे, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। क्लियर है? बस एक ही लाइन है इसका, कि कोलाइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। इससे हमें इसका नेचर भी पता चल जाता है। अगर ये प्लस की तरफ जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें नेगेटिव चार्ज है, और अगर ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि इसमें प्लस चार्ज है। तो इससे इसका नेचर पता चल जाता है। ठीक है, ये अब मैं कल आपसे सारे रीजन सुनूंगा, आप इसे लिखो पहले, जो मैं आपको वीडियो लेक्चर भेजूंगा, इसको, इससे इसके बेस पे आंसर बनाओ अपने आप, और उसे 2-3 टाइम रिपीट करो। फिर मैं पूछूंगा आपको, तो फिर दोबारा आपको एक्यूरेट आंसर देना है, या उसे लिख के भी दे सकते हो आप मुझे। अब क्वेश्चन नंबर 5.16, इमल्सन किसे कहते हैं? इमल्सन का मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होंगे, यानी लिक्विड डिजोल्व इन लिक्विड, उसे कहते हैं इमल्सन। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑयल डिजोल्व इन वाटर, एक होता है वाटर डिजोल्व इन ऑयल। जो पहले लिखा है वो डिस्पर्स, क्या है, डिस्पर्स फेज ऑयल है, और डिस्पर्सन मीडियम वाटर है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मिल्क, जो आपको कल बताया था मिल्क वाला, फैट्स इन वाटर, और वाटर इन ऑयल, इसमें वाटर होगा डिस्पर्स फेज, और जो डिस्पर्सन मीडियम होगा वो होगा, एक मिनट, जो इसमें डिस्पर्सन मीडियम होगा वो कौन होगा, सेकेंड,
तो जो ऑयल इन वाटर होता है और वाटर इन ऑयल होगा, तो उसमें फर्क क्या है दोनों में, कि जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जैसे मैंने कहा बटर है, तो बटर में ऑयल ज्यादा होगा और वाटर कम हो जाएगा। तो इमल्सन के दो टाइप हैं, याद रखना है उसमें। ये इमल्सन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है इससे। तो इमल्सन में क्या करेंगे हम लोग, देखो इमल्सन में दो टाइप के इमल्सन है। कौन कौन से, देखो डिफरेंट टाइप्स में दो टाइप हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। ठीक है, इसका मतलब जो पहले लिखा है वो कम अमाउंट में है, जो ज्यादा है वो बाद में लिखा हुआ है। इसका एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क में क्या होता है, फैट इन वाटर, जो फैट होता है वो कम होता है, वाटर ज्यादा होता है। और वाटर इन ऑयल में बटर, बटर में क्या होगा कि वाटर इन फैट, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और फैट की ज्यादा होती है, वो बटर हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आ गया इसमें और इसके टाइप्स भी आ गए। तो ये समझ में आ गया आपको, यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को, 5.16 तक बताओ। नो सर। हाँ, आपने करना क्या है, देखो कि जो क्वेश्चंस हैं इसको अपनी लैंग्वेज में एक बार आंसर लिखने की कोशिश करो और फिर मुझे भेजो उससे, फिर मैं दोबारा उसे करेक्ट करता हूँ कहीं पे भी अगर दिक्कत आती है। तो आप लिखोगे तो लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, जितनी बार लिखोगे उतने बार आपको याद हो जाएगा। अगर आप नहीं लिखोगे और एक बार पढ़ा है आपने तो याद नहीं होता हो। ठीक है, इसीलिए देखो आपको ध्यान है, लेकिन जब पेपर में आएगा तो आप मेमोरी को जोड़ दोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, लेकिन अभी मिसिंग हो जाएगा माइंड से, तो उसके लिए थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो ये कह रहा है हाउ डू इमल्सिफायर स्टेबलाइज इमल्सन। देखो इमल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए हम उसमें इमल्सिफायर डालते हैं। इमल्सिफायर क्या होता है, जो इमल्सन को स्टेबलाइज करता है, द सब्सटेंस विच स्टेबलाइज द इमल्सन, कि इमल्सन बना रहे, उसे इमल्सिफायर कहते हैं। दो इमल्सिफायर कौन से, इससे पता चल जाएगा आपको, सोप एंड डिटर्जेंट से। देखो आपको पता है कि जो ऑयल होता है और वाटर होता है, इसकी बिल्कुल नहीं बनती है। जैसे आपके कपड़े में ऑयल लग गया और आपने वाटर में डाला तो इनमें तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन जैसे आपने इसमें सोप डाला, सोप सॉल्यूशन में या डिटर्जेंट में डाला, तो देखो ये ऑयल इससे आराम से निकल जाता है, यानी इन दोनों में बॉन्डिंग बना देता है। कौन, किसका रोल है वो, इमल्सिफायर का रोल है, ध्यान रखना। तो ये इमल्सिफायर है। देखो नाम आपको पता है, चीजें भी आपको पता है, बस फर्क क्या है इसमें कि हमें इसका रोल पता नहीं था बस, बाकी सब कुछ है इसमें। तो कोई बता सकता है क्या करेगा ये, इमल्सिफायर करता क्या है? एनी रिप्लाई? जो इमल्सिफायर होता है उसका रोल क्या है, वो करेगा क्या वहां पे, वो क्या करता है, देखो कि वो रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस द, किस चीज को रिड्यूस कर देगा, जो उसमें इंटरफेशियल टेंशन है, इन दोनों के बीच में टेंशन है। जैसे ये सपोज करो ये ऑयल हो गया और इसके बाहर ये वाटर हो गया, तो इन दोनों के बीच में देखो जो यहाँ पे इस पॉइंट में है, इस पॉइंट में कुछ टेंशन होगा, तभी तो इन दोनों की आपस में बन नहीं रही है। देखो ऑयल ड्रॉप आपको अलग नजर आएगी, वाटर आपको अलग नजर आएगा, तो इसे कहते हैं इंटरफेशियल, इंटरफेशियल। ठीक है, ये जो इन दोनों के बीच में इंटरेक्ट कर रहा है उसके टेंशन को क्या करता है, वो डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इस टेंशन को क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा। कौन रिड्यूस कर देगा, ये इमल्सिफायर। इमल्सिफायर क्या करेगा, जो वाटर और ऑयल के बीच का जो ये टेंशन है, इसके बीच में इंटरफेशियल टेंशन है, इसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, ताकि इन दोनों के बीच में क्या हो, अब ज्यादा दूरी ना रहे, ये पास पास आ जाते हैं, इंटरेक्शन करने लगते हैं। अदरवाइज ऑयल को आप पानी में डालोगे तो ऊपर ही नजर आएगा, सेपरेशन नजर आता है। लेकिन जैसे आप क्या करोगे, सोप या डिटर्जेंट में डालोगे उससे, तो इन दोनों के बीच में जो ये इंटरफेशियल टेंशन होता है, इस एरिया में जो टेंशन है, इसके इस टेंशन को क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, जिससे दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटरेक्ट कर लेते हैं आपस में।
और यही रीजन है कि जो सोप या डिटर्जेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आपके क्लॉथ्स को आसानी से क्लीन कर देते हैं। ठीक है, उसमें अगर ऑयल गिर गया, देखते हो आप लोग कुछ चीज गिरा हुआ है, तो आप जैसे उसे धोओगे तो चीज रिमूव हो जाती है। तो उसमें इमल्सिफायर कौन सा होता है, सोप एंड डिटर्जेंट। मेन क्या है, रिड्यूस कर देता है इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन, इसमें ऑयल और वाटर के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन होता है उसे कम कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, इंटरेक्ट करने लगेंगे आपस में, और ये ऑयल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका रोल ऑफ इमल्सिफायर। इमल्सिफायर किसे कहते हैं, कि एक ऐसा सब्सटेंस जो इमल्सन को स्टेबल करता है। नहीं तो क्या होगा, स्टेबल तो रहेगा नहीं, लेकिन इसने क्या किया, उन दोनों के इफेक्ट को खत्म कर दिया ताकि उन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग बन जाए, तो उसे कहते हैं इमल्सिफायर। ठीक, तो ये है 5.17। कोई दिक्कत इसमें? इसके आगे के सारे क्वेश्चन आसान है, इसमें ये क्वेश्चन अलग है बस, वो भी स्वैप ऑफ एक्शन आपने पहले पढ़ा हुआ है। हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट के मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए हैं। एक्टिविटी सिलेक्टिविटी, इसको भी मैंने आपको बताया हुआ है। बाकी इसके आगे के सब बताए हुए हैं मैंने आपको। देखो, जोलाइट किसे कहते हैं ये भी पता है आपको। सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या हुए, और इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन, डायलिसिस और टिंडल इफेक्ट क्या हुआ, ये सबकी डिफाइन है। और इमर्सन के यूजेस, मिसेल्स फॉर्मेशन। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बता देता हूं मैं 5.26 में। इसमें क्वेश्चन है, एल्कोसोल किसे बोलते हैं। एल्कोसोल का मतलब होता है कि जिसमें डिस्पर्सन मीडियम एल्कोहल होता है, बाकी आप कुछ भी ले लो लेकिन डिस्पर्सन मीडियम एल्कोहल होगा, तो उसके नाम से रख दिया एल्को, हॉल की जगह पे सोल कर दिया बस। तो एल्कोसोल मतलब डिस्पर्सन मीडियम एल्कोहल होगा। एरोसोल का मतलब डिस्पर्सन मीडियम एयर होता है हमेशा। एरियो मतलब एयर, एयर का सोल यानी डिस्पर्सन मीडियम एयर होगा। हाइड्रो का मतलब वाटर, यानी डिस्पर्सन मीडियम वाटर होगा, तो उसे कहते हैं हाइड्रोसोल, ये फिक्स है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, कमेंट, इसमें देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोलाइडल एक सब्सटेंस नहीं है बल्कि एक स्टेट है। क्यों? क्योंकि जो कोलाइडल होता है उसकी रेंज क्या होती है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो जो भी इस रेंज में आता है वो क्या है, कोलाइड है। इसीलिए ये कोई सब्सटेंस नहीं है बल्कि ये स्टेट है, स्टेट ऑफ सब्सटेंस है। जो इस रेंज में लाई करेगा वही कोलाइडल सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। अब बताओ मुझे कोई चीज है जो इसमें से दोबारा बतानी हो, या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा हो, पूछ लो मुझे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर को ज्यादा प्रिफर करना है, जैसे ये हो गया एक्सप्लेन करके, व्हाट इज ऑब्जर्व, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। रिप्लाई करो। आज का यही टास्क है आपका। एक तो मैंने पेपर दिया आपको, उसे पेपर सॉल्व करना है, और दूसरा ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करना है पूरा। ठीक है, रिटर्न में करके मुझे दे दो। जितना आप लिखोगे उतना आपको ज्यादा लर्न होगा, क्योंकि मैं 50 टाइम्स लिख चुका हूँ इसे, सोचो। इसीलिए जो टीचर होते हैं वो बार बार रिपीट करते हैं, और रिपीट करने से क्या होता है, लर्न हो जाता है चीजें। तो ऐसे ही आप रिपीट करते जाओगे तो आपको भी क्या होगा, लर्न हो जाएगा। फर्स्ट टाइम्स में नहीं आता, एक बार पढ़ा हमने तो दिमाग से स्लिप हो जाता हो, आपको ध्यान में होगा लेकिन एकदम से नहीं आता हो। जैसे मैंने पूछा अभी, तो आप एकदम से आंसर नहीं दे पा रहे हो, लेकिन वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं होगा जरूर। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लिख के करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ इससे, और जो भी क्वेश्चन है उसे मुझे पूछो आप लोग, या इंडिविजुअल में कोई चैप्टर नहीं आता है तो मैं आपको इंडिविजुअली बता दूंगा क्वेश्चंस, सॉरी चैप्टर वगैरह भी। तो मुझे अलग से टाइम दे दो कि इस चैप्टर को इस टाइम में बता दो, तो मैं आपको उससे भी बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो मैं मीटिंग को यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ। बाय बाय।